प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा चाल एवं वेग। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की चाल या स्पीड क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक साइकिल है, ठीक है, और ये दूसरी कोई एक कार है, ठीक, और ये दोनों ही क्या है, गतिमान अवस्था में है, ठीक। अब इसका हम ये देखते हैं कि ये तो 1 सेकंड में चलती है 3 मीटर, ठीक, और कार 1 सेकंड में चलती है मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक। तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा कि जी कार की स्पीड ज़्यादा है, ठीक। इसका मतलब स्पीड एक ऐसा नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हर एक को नॉलेज होता है, लेकिन अब स्पीड की हमें परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा भी इस चित्र से क्लियर है कि इकाई समय में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है ना, क्या बताया मैंने, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाती है। यदि इकाई समय में कम दूरी तय होती है तो उसकी चाल कम है, और इकाई समय में अगर अधिक दूरी तय होती है तो उसकी चाल अधिक है। तो देखिए चाल की परिभाषा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। या इस परिभाषा को हम और भी अच्छा लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कि किस दर से दूरी चेंज हो रही है, अगर फटाफट चेंज हो रही है इसका मतलब दर ज्यादा है, ठीक, और अगर धीरे धीरे चेंज हो रही तो दर जो है वो कम है। यानी दूरी परिवर्तन की दर जो है समय के सापेक्ष वो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। कि समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक। अब चाल का अगर हम सूत्र देखें तो चाल का सूत्र जो है वो है चली गई दूरी बटे लिया गया समय। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितना समय लगा, तो चाल का सूत्र चली गई दूरी बटे लिया गया समय। या आप सिंपल कह सकते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। या इसको अगर सिंबल्स के रूप में लिखना चाहे तो v बराबर s/t। v यहाँ पर क्या है, चाल, s दूरी है और t समय है, ठीक। अब बात करते हैं चाल के मात्रक की। मात्रक में अगर हम इसका असाई मात्रक देखें, असाई में देखिए कि दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो देखिए कि जो दूरी है उसको मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कि दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड चाल का असाई मात्रक है। इसके अलावा अन्य मात्रक अगर हमें लेने हो तो दूरी जो है वो किलोमीटर में हो सकती है, समय घंटे में हो सकता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये मात्रक भी हम काफी यूज करते हैं। अब ये देखते हैं कि चाल जो है वो सदिश राशि है या अदिश है, इस पर विचार करते हैं। कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और दूरी क्या है, अदिश राशि। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था
कि इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती इसको रिप्रेजेंट करने में। तो चाल के साथ कोई दिशा अटैच नहीं होती क्योंकि ये दूरी बटे समय होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चाल जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक, चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और चाल को मापते किससे हैं? मापन यंत्र जो है चाल का उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जिसको हिंदी में कहते हैं चाल मापी। ठीक, और इसके अलावा जो है एक दूरी मापने का जो यंत्र होता है वो होता है ओडोमीटर, पथ मापी। दूरी मापने का यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूरी मापने का यंत्र जो है क्या होता है? पथ मापी होता है, जिसको इंग्लिश में ओडोमीटर कहते हैं। और ये हिंदी में नाम ओडोमीटर एज इट इज चलता है। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि दूरी मापने का यंत्र क्या होता है, तो हिंदी में ओडोमीटर लिखा होता है। ठीक है, उसको आपने पहचानना होगा। और चाल जो है वो हमेशा ही धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है गतिमान वस्तु की। तो दूरी बटे समय है, तो दूरी क्योंकि हमेशा ही धनात्मक होती है तो चाल भी हमेशा ही धनात्मक होगी। चाल हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ से देखिए कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले तो चाल की परिभाषा पढ़ी कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है? उस वस्तु की चाल या समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल। दूसरे नंबर पे हमने चाल का सूत्र पढ़ा कि दूरी बटे समय। तीसरे नंबर पे हमने चाल का मात्रक, असाई मात्रक जो है इसका मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा आप किलोमीटर प्रति घंटा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने देखा कि चाल जो है वो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। मापन यंत्र इसका चाल मापी है। और छठे नंबर पे चाल हमेशा ही क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये 6 बातें चाल के बारे में आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं चाल के प्रकार की, कि चाल कितने प्रकार के होते हैं। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल जो है वो अभी मैं आपको 3 प्रकार की बताता हूँ। एक तो समान चाल, दूसरी है असमान चाल, और तीसरा जो है हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? कई बार असमान चाल होती है ना, तो औसत लेने की जरूरत पड़ती, औसत लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहते हैं हम औसत चाल। ठीक, इंग्लिश में अगर इसको लिखे तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन एवरेज स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समान चाल क्या होती है। यदि कोई वस्तु जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, जैसे मान लिया फर्स्ट सेकंड में भी 3 मीटर है, दूसरे सेकंड में भी 3 मीटर है, अगली सेकंड में भी 3 मीटर है, यानी बराबर समय अंतराल में अगर बराबर दूरी तय होती है तो उस वस्तु की जो चाल है वो क्या कहलाएगी? समान चाल कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अब ये जो समय अंतराल है ये कितने छोटे हो सकते हैं? 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा तक ले सकते हो, और भी छोटा हिस्सा आप ले सकते हैं, यानी ये समय अंतराल कितने भी छोटे हो सकते हैं। ठीक, तो समान चाल की परिभाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल समान चाल कहलाती है।
ओके। और ये समय अंतराल कितने भी छोटे हो सकते हैं। ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम असमान चाल की। अब असमान चाल आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी पहले सेकंड में हो सकता है 2 मीटर तय करे, अगले सेकंड में 3 मीटर, अगले में 5 मीटर, अगले में हो सकता है उसको ब्रेक मारना पड़ जाए 1 मीटर दूरी तय करे, तो हम ये कहेंगे कि ऊपर तो सारा कुछ सेम लिखोगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी की जगह क्या लिख दो आप, असमान दूरी, असमान दूरी तय करती है, तो उसकी जो चाल है वो क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, जहाँ पर मैंने ये खाली छोड़ा वो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो वो असमान चाल कहलाएगी, और ये समय अंतराल कितने ही छोटे हो सकते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होती है। अब देखिए कि जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है बिंदु ए से लेकर के बी तक पहुंच जाती है। अब इसकी स्पीड जो है वो समान हो या असमान हो, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। मोस्टली जो औसत चाल लेते हैं वो असमान के लिए ही लेते हैं, समान के लिए तो देखो उसकी फिक्स एवरेज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ये ए से बी तक हम ले लेते हैं, इसका कुल दूरी कितने तय की और ए से बी तक जाने में लिया गया समय, ठीक, यानी कुल समय। तो कुल दूरी को अगर हम कुल समय से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, औसत चाल आ जाती है। औसत चाल जो है वो क्या आ जाती है, वस्तु द्वारा तय कुल दूरी और दूरी तय करने में लिया गया समय या कुल समय, ये क्या है, औसत चाल है। तो यहाँ देखिए नोट्स में मैंने लिख भी दिया है कि चली गई कुल दूरी को तय करने में लगे हुए कुल समय द्वारा भाग देने से प्राप्त भागफल वस्तु की क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। ठीक, और ये एक समान चाल मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक, अब आगे एक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 8.1 ये कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले तो 16 मीटर वस्तु चलती 4 सेकंड में, अगली 16 मीटर चलती है 2 सेकंड में, औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का जो सूत्र है वो है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितनी हो गई, 32 मीटर, और कुल समय आप देख सकते हो 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 6 सेकंड का समय हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि औसत चाल जो है कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 32 मीटर और कुल समय 6 सेकंड, तो 32 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड, और इसको आप कट करोगे तो 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32, 2 3 6, तो 2 पे कट हो जाएगा। अब 3 5 15 और 6 1 हो जाएगा, तो 0.33 5.33 मीटर पर सेकंड जो है इसकी औसत चाल आ जाएगी।
अब हमारे पास अगली परिभाषा आती है वेग की, वेग या वेलोसिटी। अब कई बच्चे सोचते होंगे सर कहीं इसी के ऊपर क्यों समझा रहे हैं। वास्तव में मैं चाल के साथ इसको कंपेयर करके समझा रहा हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये। अभी देखिए चाल हमने क्या देखा था कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी जो है वो क्या है, चाल है। और दूरी की जगह अगर आप विस्थापन कर देते हो ना, क्या विस्थापन, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बस दूरी की जगह विस्थापन कर दो तो चाल क्या बन जाती है, वेग बन जाती है। ठीक, तो यहाँ से वेग आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, तो सूत्र भी उसी तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। और वेग को अगर हम कंपेयर करें कि ये सदिश है या अदिश है, ठीक, तो सिंपल सी बात है सदिश ही होगा, क्योंकि विस्थापन बटे समय, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन के साथ दिशा होती है तो वेग के साथ भी नेचुरल सी बात है कि दिशा होगी। ठीक, और विस्थापन जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है, तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। ठीक, और जो इसका मात्रक है वेग और चाल का वो समान रहता है। ठीक है, वेग और चाल का मात्रक क्या है, समान रहेगा। तो एक बार मोटा सा आइडिया मैंने दे दिया, अभी मैं आपको साफ साफ पेज पे लिख के समझाता हूँ। तो देखिए वेग को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है। और निश्चित दिशा में तय दूरी क्या होता है, विस्थापन ही तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। ठीक, और अगर इसका सूत्र देखें तो विस्थापन बटे लिया गया समय है। ठीक, और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और इसका असाई मात्रक वही स्पीड वाला रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मीटर सेकंड के ऊपर -1 यानी मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड इसको हिंदी में बोलते हैं। और वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पर आकर के वापस रुक जाती है, यानी इसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो हो गया तो वेग भी जीरो बटे समथिंग जीरो ही होगा। और जैसे वस्तु को जाना ए से बी की तरफ है, ठीक, विस्थापन की दिशा ये है लेकिन वस्तु चल पड़ती है उल्टी, या हम जाते हैं बी से वापस ए की तरफ, तो विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अगर विस्थापन नेगेटिव है तो वेग भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और देखिए कि जैसे औसत चाल हमने देखी थी, उसी तरह से औसत वेग है। वहाँ पर हमने दूरी को समय से भाग दिया था, और यहाँ पर हम वस्तु के विस्थापन को समय से भाग देने पर जो हमें राशि प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग में कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। ठीक, अब देखिए औसत वेग का मैं आपको एक सूत्र और बताता हूँ कि यदि वस्तु, ये फार्मूला कब लगेगा ध्यान देना, इसमें कहीं हर एक जगह लगा दो ये, कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है, समान रूप से वेग परिवर्तित होता है, तो समान रूप से वेग परिवर्तित का मतलब कि पहले सेकंड में मान लिया 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से समान रूप से वेग चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो औसत वेग है वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, उसका क्या कहलाता है,
औसत वेग कहलाता है। तो ये आपने याद रखना है कि औसत वेग को भी ए बी से डिनोट करते हैं। ए बी फॉर एवरेज होता है, एवरेज मीन्स औसत। यू प्रारंभिक वेग का फिक्स सिंबल, वी अंतिम वेग का फिक्स सिंबल है। ठीक, तो यहाँ से आपने ये सूत्र याद रखना है। लेकिन ये सूत्र जो है वो कब लगता है, जब वेग समान रूप से परिवर्तित होता हो। समान वेग नहीं, समान वेग रूप से परिवर्तित, यानी लगातार बढ़ता जाए या एक समान रूप से घटता जाए वेग किसी वस्तु का, तब ये फार्मूला लगेगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में कौन सा लगाएंगे भाई, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय लगाएंगे। अब आइए एनसीईआरटी बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है चाल और वेग में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप चाल और वेग लिख सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना इसके लिए। तो पहले में तो हम इसकी परिभाषा ही लिख देंगे कि इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय दूरी जो है वो चाल कहलाती है, और प्रति इकाई समय में तय विस्थापन जो है वो वेग कहलाता है। अब ये चाल जो है वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। किसी चलती वस्तु के लिए चाल हमेशा ही धनात्मक होती है, और ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप ये सिंपल से 3 अंतर इसके बता सकते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसके औसत चाल के बराबर होगा। अब देखिए कि किसी वस्तु का औसत वेग और औसत चाल बराबर होने का मतलब ये है कि उसके कुल दूरी और कुल विस्थापन दोनों सेम ही। अब दूरी विस्थापन के बराबर तब होगी जब वस्तु कैसे चले, एक सीधी रेखा में चले, ठीक, और एक ही दिशा में चले। ठीक, तो हम ये कहेंगे यह केवल तभी संभव है जब वस्तु जो है एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में चले। ठीक, कि यह केवल तभी संभव है जब वस्तु एक सीधी रेखा में बिना दिशा बदले गति करती है। ठीक, बस इतना सा आंसर इसका दे दीजिए। अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए कि थर्ड में कहता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर जैसे मैंने बताया था कि ये दूरी मापने का यंत्र है, ठीक, जिसको हम पथमापी भी कह देते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ओडोमीटर जो है हिंदी में ऐसा का ऐसा लिख देते हैं हम। इसी तरह से स्पीडोमीटर जो है वो चाल मापने का यंत्र होता है। इससे अगला जो है कहता है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। अब देखिए कि यहाँ पर गति एक समान है, गति एक समान है तो इसका मतलब चाल एक समान है। ठीक, तब हम यहाँ पर डायरेक्शन का तो कोई चक्कर नहीं रखते, तो इसका मतलब इसका मार्ग यानी इसका पथ जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक सीधी रेखा भी हो सकती है, एक कर्व्ड रेखा भी हो सकती है, एक वक्र रेखा भी हो सकती है, एक जिगजैग रेखा भी हो सकती है। ठीक, तो इसका मार्ग एक सरल रेखा या एक वक्र रेखा या कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका मार्ग एक सरल रेखा या एक वक्र या एक जिगजैग रेखा। जिगजैग रेखा ऐसे ही हो, ठीक, इस टाइप से चलती है, वो जिगजैग होती है। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम औसत वेग और औसत चाल
या वेग और चाल पर आधारित जितने भी हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, संख्यात्मक प्रश्न मोस्टली, इन सभी को हम हल करेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।